एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी वॉल का सीन दिखाया गया जो कि काफी ज्यादा हेवीली गार्डेड थी। तभी वहाँ का एक सिपाही अपने सीनियर को बताने लगा कि हाल ही में मुझे पता चला सुई डायनेस्टी की इंपीरियल पैलेस पर एक लियांग नाम के बंदे ने अटैक किया था। ऐसा कहा जा रहा कि उसके एक ही हमले से इंपीरियल पैलेस पूरी तरह से शेक हो गया। तो उसका सीनियर उसे डांटते हुए कहने लगा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम बस चुपचाप से अपना काम करो। जिस पर वो सिपाही कहने लगा कि इस सिटी की दीवारें इतनी ज्यादा ऊंची है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कभी हम पर कोई अटैक होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सिटी को गार्ड करके मैं अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा हूँ। जिस पर उसका सीनियर कह रहा था कि शुक्र मनाओ यहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ, वरना तुम इतनी जल्दी मारे जाओगे कि तुम्हें भी इसकी खबर नहीं लगेगी। चलो अभी फालतू की बातें छोड़कर चुपचाप से अपने काम से काम करो। और उतने में वहाँ पर उन्हें एक मास्टर नजर आता है। तो ये सभी सिपाही तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए तैनात हो गए। इन्होंने जैसे उस बंदे पर अटैक करना शुरू किया, वो बंदा अपने एक ही हाथ झटक कर उनके सारे एरोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल इस मास्टर का नाम है लॉर्ड जीशी और ये डावी स्टार ड्रेस से बिलोंग करता था। सब इन लोगों ने लॉर्ड जीशी को रोकने के लिए फटाफट से वहाँ पर डिफेंसिव आयरी को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि लॉर्ड जीशी का एक ही अटैक उस आयरी की धज्जियां उड़ा देता है। और अब उसने अपनी सोड रेस करते हुए ये अनाउंस किया कि जल्दी से डाली के एडवाइजर को मेरा पैगाम पहुँचाओ, उसे बताओ कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जो भी एडवाइजर का डिसीजन होगा उसी पर ही निर्भर करेगा कि तुम लोग जिंदा बचोगे या फिर मेरे हाथों मारे जाओगे। सो बेसिकली ये बंदा डाली डायनेस्टी के एडवाइजर सुई ज़ैंग को धमका रहा था। अब इन दोनों के बीच में क्या सीन है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेनपिंग को देख पाते जो कि सोड एम्ब्रियो को संभाल रहा था। साथ ही हमें चेनपिंग के माइंड स्पेस का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी सोड एम्ब्रियो के साथ प्रैक्टिस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ साओजुन और शीशांग के दरमियान का मुकाबला अभी भी जारी था। वेल यहाँ पर साओजुन अपने हजारों लाखों तलवारें लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और शीशांग अपने एक थंडर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके हमलों से बचाने लगा। वो साओजुन से कहने लगा कि अगर सच बताओ तो कॉम्बैट मेरी कमजोरी है, मैं कभी भी फाइटिंग पर यकीन नहीं करता। अगर मेरे पास कैरेक्टर्स की पावर ना होती तो शायद मैं कब का ही हार जाता। जो सुनते साथ ही साओजुन ने अपने अटैक को रोक लिया। वो शीशांग से कहता है कि तो एक नंबर का बेवकूफ है जो अपनी कमजोरी को दुश्मन के सामने जाहिर कर रहा। और उसी वक्त साओजुन की फॉक्स उसे आकर बताने लगी कि तुम्हारे ओल्ड एंसेस्टर साओजी का पैगाम आया है। और फिर वो एंसेस्टर साओजी की टोन में ही उसे डांटते हुए कहने लगी कि बेवकूफ जल्दी से पीछे हट जा, अगर तू वहाँ पर मुरमुरा गया तो मैं तेरा बदला नहीं लेने वाला। अगर तू पीछे नहीं हटा तो मास्टर रुआन अपने एक ही हथौड़े में तेरा काम तमाम कर देगा। जिसके बाद वो फॉक्स उसे नॉर्मल टोन में बताने लगी कि वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी कोई बीवी नहीं जो तुम्हारे मरने के बाद मातम मनाएगी। इधर शीशांग कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो इस मुकाबले को यहीं पर रोक सकते हो। तो साओजुन ने भी अपने फैमिली के एंसेस्टर के डर के मारे तलवार को म्यान में रख दिया। जिसके बाद वो मास्टर रुआन को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। हालांकि मास्टर रुआन ने सेंट फॉर्म में आकर उस पर एक जोरदार हमला कर दिया जिसके चलते ये बंदा चट्टान पर जाकर पटक जाता है। वहीं पर उसकी फॉक्स उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि शायद तुम्हें उड़ते हुए तीर लेने में काफी ज्यादा मजा आता है। मेरे ख्याल से तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम्हारी बीवी को मुझे ही संभालना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही साओजुन ने उस पर अपनी तलवार से हमला किया, मगर फॉक्स पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके अपने इनर डिमन को संभालना होगा, वरना हमेशा ऐसे ही खुद का तमाशा बनाते रहोगे। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग अभी भी उस सोड एम्ब्रियो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते उसका हाथ काफी ज्यादा जलने लगा। साथ ही साथ उसका माइंड स्पेस भी लावा से भर जाता है और अब उस लावा से कई सारे हाथ बाहर आकर चेनपिंग को जकड़ने लगे। मगर उतने में शीशांग ने जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा, चेनपिंग माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वहीं पर शाओटोंग रोते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माउंटेन में छोड़ दो, मैं इसे शहर में रहना नहीं चाहता। देखो तो उस बंदे ने बेवजह ही हम पर अटैक कर दिया। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि अगर तुम्हें रास्ता मालूम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी शीशांग इन लोगों को समझाने लगा कि साओजुन जैसे लोग काफी ज्यादा कम होते हैं, हर एक बंदा बेवजह झगड़े नहीं करता, इसीलिए साओजुन का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो बंदा तुम पर दोबारा अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर चेनपिंग उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मेरी वजह से आपको साओजुन का मुकाबला करना पड़ा। जिस पर शीशांग कह रहा था कि हाँ साओजुन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने उसके हर एक अटैक को मैनेज कर लिया। पहला तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं उसे हरा पाऊंगा, लेकिन मैंने उसे काफी तगड़ी टक्कर दी और इस बात का मुझे प्राउड है। तुम भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, मगर बाद में तुम अपनी ही प्रोग्रेस को देखकर हैरान हो जाओगे। जिसके बाद शीशांग वापस से अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपने क्ले फिगर को बता रहा था कि मेरा साओजुन के साथ मुकाबला हुआ, वो
वो बंदा वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ना वो मुझे हरा पाया और ना मैं उसे। जिस पर वो क्ले फिगर कहता है कि बॉस अगली बार जब भी आपको लड़ाई करनी हो तब मुझे अपने साथ ले जाना, फिर देखते जाओ मैं कैसे आपके दुश्मनों की धुलाई करता हूँ। और उतने में शीशंग के फादर ली होंग ने वहाँ आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा छोटा भाई घर वापस आ चुका। वेल इसका नाम है बाओजिन और ये हाल ही में डाली डायनेस्टी से वापस आया है। तो अपने बेटे को देखते साथ ही उसकी माँ ने इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया और उतने में शीशंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपनी मदर से कहने लगा कि मुझे अपने भाई के साथ अकेले में बात करनी है, जो सुनते साथ ही उनकी माँ वहाँ से रवाना हो गई। और फिर शीशंग बाओजिन से पूछने लगा कि बताओ तुमने जूलिन को चेनपिंग पर हमला करने का पैगाम क्यों भेजा था। उस चेनपिंग ने हमारी बाओपिंग को सुई डायनेस्टी तक पहुँचाने के लिए काफी सारे खतरे उठाए और तुम बस खुद के फायदे के लिए डाली डायनेस्टी के एम्प्रेस की बातों में आकर चेनपिंग को मारना चाहते थे। जिस पर बाओजिन कह रहा था कि तुम मेरे जैसे एम्बिशियस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि मैं चेनपिंग को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। अगर लिन चेनपिंग को मारने में कामयाब हो जाती तो मुझे डाली डायनेस्टी में काफी अच्छी पोजीशन मिलती। तो शीशंग उससे कहने लगा कि चेनपिंग ने हमारी फैमिली पर एहसान किया है तो तुमने तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुम हो कि उसी के जान के दुश्मन बन गए। जिस पर बाओजिन कह रहा था मेरे भाई तुम्हें बस लोगों में अच्छाई ही नजर आती है, तुम्हें पता ही नहीं कि असली दुनिया काम कैसे करती, इसलिए तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, मेरे मामलों में दखल देकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पर शीशंग कह रहा था कि तुमने तो वैसे मेरे सामने माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं करता। खैर अब चेनपिंग टाउन में वापस आ चुका है तो मैं नहीं चाहता कि तुम उस पर कोई भी हमला करो। तो बाओजिन उससे कहता है कि अब तो चेनपिंग को मारने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, डाली डायनेस्टी नहीं चाहती कि चेनपिंग पर कोई हमला हो, इसलिए फिलहाल तो चेनपिंग सेफ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मेरे भाई हो या फिर उस चेनपिंग के। और इतना कहते साथ ही बाओजिन गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। इधर शीशंग कह रहा था कि इस दुनिया में काफी चालाक लोग हैं और ये हमेशा अच्छा नहीं होता। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डाली डायनेस्टी के एम्परर को देख पाते हैं। उन्हें खबर मिली कि उनके सिटी वॉल पर लॉर्ड जीशी ने अटैक किया था, मगर लॉर्ड जीशी ने उनके किसी भी सिपाही को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो एम्परर कहने लगे कि लॉर्ड जीशी बाइजू लुझाओ कॉन्टिनेंट के ट्रू लॉर्ड हैं, वो तो कभी भी किसी मसले में इंटरफेयर नहीं करते, तो फिर उन्होंने हमारी सिटी वॉल पर अटैक क्यों किया। तो एडवाइजर सुइजैंग उन्हें बताने लगा कि 10 साल पहले स्मॉल टाउन में एक वारदात हुई थी। स्मॉल टाउन की ड्रैगन फर्नेस के अंदर एक बंदे की पोर्सलेन थी, तो किसी ने उस लाइफ पोर्सलेन को ब्रेक करके उस बंदे को मार दिया। सो गाइस पोर्सलेन यानी कि ऐसे बर्तन जिसके अंदर स्मॉल टाउन के लोगों की किस्मत थी। स्मॉल टाउन के हर एक बंदे का पोर्सलेन ड्रैगन फर्नेस में मौजूद है, जिसका पोर्सलेन ज्यादा पावरफुल रहेगा उस पर किस्मत मेहरबान रहेगी। सुइजैंग कहते हैं कि 10 साल पहले जो पोर्सलेन ब्रेक हुई थी वो किस्सा तो वहीं पर खत्म हो गया, मगर कुछ लोग अब उसी बात का इस्तेमाल करके हमारे डाली डायनेस्टी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बाइजू लिझाओ कॉन्टिनेंट में कई सारे सोर्ड कल्टीवेटर्स हैं, मगर समय के साथ उनकी डाविस्ट ऑर्डर काफी ज्यादा कमजोर हो गई और लॉर्ड जीशी उन सब के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। उस बंदे को डाविस्ट ऑर्डर का नंबर 1 सोर्ड कल्टीवेटर माना जाता। तो सदर्न कॉन्टिनेंट के लोग उसी का इस्तेमाल करके हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारी डाली डायनेस्टी अपना इन्फ्लुएंस सदर्न कॉन्टिनेंट में बढ़ाने वाली है, तो इसीलिए वो लोग लॉर्ड जीशी की पावर का इस्तेमाल करके हमें निशाना बना रहे ताकि हमारी सदर्न कॉन्टिनेंट की कैंपेन पूरी तरह से फेल हो जाए। मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लॉर्ड जीशी के साथ कुछ ऐसी निगोशिएशन करूंगा कि उसका हमारी सदर्न कैंपेन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप एक बंदे को मेरे साथ भेजिए ताकि मैं इस निगोशिएशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊँ। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम स्मॉल टाउन के मास्टर यांग को देख पाते हैं। उन्होंने जैसे ही अपना स्मोकिंग पाइप चट्टान पर पटका, रिवर डेटी तुरंत ही उनके सामने अपीयर हो गई। मास्टर यांग उससे कह रहे थे कि जल्दी से अपनी आधी गोल्डन बॉडी को पानी में डिस्पर्स करो, ऐसा करने से पानी की इन पावर इंक्रीज हो जाएगी। इससे मास्टर रुआन को सोड फोर्जिंग करने में मदद मिल सकती है। मैं चाहता हूँ कि मास्टर रुआन जल्दी से मेरी सोड को फोर्ज कर ले। हालांकि ये बात रिवर डेटी को अच्छी नहीं लगती। मास्टर यांग उससे कह रहे थे कि अगर तुम अपनी आधी बॉडी को सैक्रिफाइस करो तो मैं तुम्हारे लिए एक रिवर डेटी का टेम्पल बना दूंगा, और अगर तुम मेरी बात ना मानो तो मैं तुम्हारे गोल्डन फॉर्म को पूरी तरह से शटर कर दूंगा। तो
तो रिवर डेटी फटाफट से अपनी हाफ गोल्डन बॉडी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई। उतने में ही मास्टर वान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मास्टर यांग से कहते हैं कि मैं आपके लिए कोई सोड फोर्ज नहीं करने वाला, मुझे आपकी डील में जरा भी दिलचस्पी नहीं। तो मास्टर यांग उन्हें बताने लगे कि तुम्हारी बेटी की असली पहचान को मैं 30 सालों तक कंसील कर सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बेटी असल में है कौन, और उसके बदले में तुम्हें बस मेरे लिए एक सोड को फोर्ज करना है। वो सोड लूनार मंथ के 15 तारीख से पहले रेडी हो जानी चाहिए। जिस पर मास्टर वान कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप वो सोड चेनपिंग के हाथों डिलीवर करना चाहते हो, मगर सोड की डिलीवरी करना तो बस एक बहाना है। आप चाहते हो कि चेनपिंग इस भयानक जगह से दूर चला जाए। अगर आप चेनपिंग को इतना ही ज्यादा पसंद करते हो तो फिर आपने चेनपिंग के पेरेंट्स की सोल को सिक्योर क्यों नहीं किया? वेल, रिवर डेटी इन दोनों की बातें काफी केयरफुली सुन रही थी। ये बंदी तो ऑलरेडी चेनपिंग और उसके पेरेंट्स से नफरत करती है। अगर इसका बस चलता तो ये चेनपिंग पर आज ही हमला कर देती, लेकिन मास्टर यांग के होते हुए वो ऐसी जरूरत नहीं दिखाएगी। वहीं पर एल्डर यांग मास्टर वान को बताने लगे कि चेनपिंग के पेरेंट्स तो मॉर्टल थे, उनकी सोल को सिक्योर करके मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला था। और इतना कहते साथ ही उन्होंने रिवर डेटी पर अटैक कर दिया। उससे कहते हैं कि दूसरों की बातें चुपकर सुनना अच्छी आदत नहीं होती। यहाँ पर मास्टर वान एल्डर यांग को बताने लगे कि हमारे स्मॉल टाउन में जो भी बंदा पैदा हुआ उसके नाम की लाइफ बाउंड पोर्सनल ड्रैगन फर्नेस में मौजूद है। वही पोर्सलिन उस बंदे का फ्यूचर डिसाइड करेगी। मगर ये पोर्सलिन अच्छी किस्मत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जंजीर है जो हमेशा उस पर्सन को कैद रखेगी। जैसे कि लॉर्ड जीशी नंबर 1 सोड कल्टीवेटर है, मगर जैसे उसकी पोर्सलिन किसी और के हाथ लग गई तो लॉर्ड जीशी तुरंत ही उसके हाथों कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लाइफ बाउंड पोर्सलिन का ये सीक्रेट बहुत ही कम लोगों को पता है, और अगर चेनपिंग के पेरेंट्स की बात की जाए तो वो बस मामूली से मॉर्टल्स थे। तो फिर उन्हें पोर्सलिन का सीक्रेट कैसे पता चला? जरूर से किसी ने उनके साथ ही सीक्रेट शेयर किया होगा, इसलिए तो उन्हें अपने बेटे चेनपिंग के पोर्सलिन की क्वालिटी के बारे में पता चला। जिस पर मास्टर कहने लगे कि स्मॉल टाउन में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन ना वो ज्यादा पावरफुल बन सकते और ना ही वो ज्यादा कमजोर रह सकते। बस साउजी जैसे गिने चुने लोग ही सोड इमॉर्टल बन सकते हैं। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सोड इमॉर्टल साउजी को देख पाते हैं। गाइस, थोड़ी देर पहले जिस साउजुन ने शीशोंग के साथ फाइट की थी ये उसी के एंसेस्टर हैं। दरअसल साउजी बोट पर एक बंदे से मिलने आए थे, और ये कोई और नहीं सोड इमॉर्टल जीशी है, जिसने थोड़ी देर पहले ये डाली डायनेस्टी की दीवार पर अटैक किया था। जीशी ने देखा कि साउजी एक बंदी के करीब जाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है, तो उसे एक कॉइन थमाते हुए कहने लगी कि जाओ जाकर हमारे लिए बढ़िया सी वाइन लेके आओ। हालांकि एंसेस्टर साउजी ने उस बंदी को रोक लिया। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी वाइन मौजूद है वही हमें सर्व करो। जिसके बाद उस बंदी से पूछने लगे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बंदी उसे कोई जवाब नहीं देती। तो मास्टर साउजी कहने लगा कि देखो ये तो बेवजह ही शर्माने लगी, अगर आगे चलकर तुम्हें कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो तुम लॉर्ड जीशी के पास जा सकती हो। ये माउंटेन्स के राजा है, तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखेंगे, या फिर तुम सीधे मेरे पास भी आ सकती हो। वो जो जेनाई टावर है ना, मैं वही का रहने वाला हूँ, चलो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें टावर्स की कहानी बताता हूँ। दरअसल हमारी दुनिया में टोटल 9 ग्रेट टावर्स हैं, और अब एंसेस्टर साउजी उस बंदी को यहाँ वहाँ हाथ लगाते हुए इन सारे टावर्स के नाम बताने लगा। और ऐसा ही करते करते साउजी का हाथ सीधे उस बंदी की गर्दन तक पहुँच जाता है। यहाँ पर लॉर्ड जीशी उससे कहने लगे कि जल्दी से इस बंदी को रिलीज करो। हालांकि साउजी ऐसा नहीं करते और तभी वो बंदी अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। दरअसल वो एक डीमन थी जो कि साउजी के हाथों बस एक ही सेकंड में मारी गई। इतना ही नहीं, वहाँ पर जितनी भी डीमंस थी उन सबका साउजी ने खात्मा कर दिया था। जिसके बाद वो लॉर्ड जीशी से कहने लगे कि हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा, मैंने तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी ऐशो आराम में गुजार दी, और वहीं पर तुमने हमेशा राइचसनेस को फॉलो किया। शायद इसी वजह से तुम्हें एंटायर कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल हेवनली लॉर्ड माना जाता, लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी तुम एक ईवल बंदी को खत्म नहीं कर पाए। तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम अपने घर वापस जाना क्यों चाहते हो? कहीं तुम अपने लाइफ बाउंड पोर्सलिन पर कब्जा तो नहीं करना चाहते? जिस पर लॉर्ड जीशी कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी पोर्सलिन को वापस हासिल करना चाहता हूँ, मगर मेरी पोर्सलिन काफी स्ट्रॉन्ग बंदे के हाथ में है। खैर, मुझे पता चला है कि चेन फैमिली के ग्रेवयार्ड में एक बहुत ही स्पेशल ट्री ब्लूम हुआ। ये नॉलेज ट्री तभी अपीयर होता है जब कोई नया सेज इस दुनिया में आने वाला हो, और तुम नहीं चाहते कि मैं स्मॉल टाउन के उस ट्री के पास पहुँचूं, इसलिए तुम मुझे रोकने यहाँ चले आए। तुम भी ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पोर्सलिन किसी और के हाथ में है, मगर
क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? तो एंसेस्टर साउजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? और उतने में वहाँ पर एक और कल्टीवेटर की एंट्री हो गई, यानी कि अब यहाँ पर भी एक बैटल होने के चांसेस थे। अब इस सीन यहीं पर कट होकर हम साई जिनशी को देख पाते जो कि निंग्याओ से मिलने आई थी। साई जिनशी निंग्याओ को बता रही थी कि मैंने एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया। कुछ टाइम पहले मैं स्मॉल टाउन में ट्रेजर की तलाश में गई थी और उसी वक्त मैंने चेनपिंग की इमॉर्टलिटी ब्रिज को ब्रेक किया। मैं जानती हूँ कि तुम चेनपिंग से काफी ज्यादा करीब हो और मैंने चेनपिंग को हर्ट किया था। सो अगर तुम्हारे दिल में मुझे लेकर नफरत भी होगी तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। आफ्टर ऑल मैंने चेनपिंग की इमॉर्टलिटी ब्रिज को ब्रेक करके उसकी जिंदगी को तबाह किया है। तो निंग्याओ उससे कहती है कि ये मसला तुम्हारे और चेनपिंग के दरमियान का है और साथ ही चेनपिंग ने उसी वक्त तुमसे बदला लिया था। उसने तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हारा काम तमाम किया था, इसलिए अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं। तो साई जिनशी उससे कहने लगी कि खुशकिस्मती और बदकिस्मती आपस में कनेक्टेड है। उस वक्त मैंने चेनपिंग जैसे बंदे पर बेवजह हमला किया था तो उसने भी बहादुरी दिखाते हुए मेरा काम तमाम कर दिया, लेकिन उसी वक्त सेंट जीशंग वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने ही मुझे मौत के दरवाजे से बाहर खींच लिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि चेनपिंग के उस हमले के बाद मैं सरवाइव कर पाऊंगी, लेकिन सेंट जीशंग की रहमदिली ने मुझे बचा लिया और उसी दिन से मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। मैंने उस दिन सेंट जीशंग से मुलाकात की, उनसे पूछा कि आपने मेरी जैसी ईवल बंदी की मदद क्यों की? आपने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मुझे मौत के दरवाजे से बाहर खींच लिया। तो सेंट जीशंग उससे कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें बचाना इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ था, मगर फिर भी मैंने रूल्स को ब्रेक किया क्योंकि मेरी ये पर्सनल चॉइस थी। तो साई जिनशी उनसे कहने लगी कि स्मॉल टाउन पर जो हेवनली केव है वो जल्द ही शटर हो जाएगी, तो प्लीज वो इंसिडेंट होने से पहले ही यहाँ से चले जाए। जिस पर सेंट जीशंग कहते हैं कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि हमारी जिंदगी ही सबसे ज्यादा कीमती है, तो अगर मैं उनके हिसाब से चलता तो कब का ही स्मॉल टाउन को छोड़कर चला जाता, मगर चेनपिंग को देखने के बाद मेरा इरादा बदल गया। साथ ही मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि एक जेंटलमैन कभी भी अपनों को अबैंडन नहीं करता। चेनपिंग के जरिए मैंने सीखा कि मुश्किलें चाहे कितनी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा दिल मजबूत और विल पावर अनब्रेकेबल है तो तुम इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। सो जब दुनिया का माहौल अच्छा हो तब कल्टीवेट करो और जब दुनिया का माहौल मुसीबतों से भरा हो तब दूसरों की मदद करो। चेनपिंग एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, अगर उसने तुम पर अटैक किया था तो उसके पीछे की वजह तुम जानती होगी। अगर मैं चाहता तो चेनपिंग को हमला करने से पहले ही रोक देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को बदलना चाहता था। खैर मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम उसे एक्सेप्ट करोगी या नहीं ये पूरी तरह से तुम पर ही निर्भर होगा। तो साई जिनशी उनसे कहती कि सीनियर प्लीज दिल खोलकर बात कीजिए। जो सुनते साथ ही सेंट जीशा ने एक स्क्रॉल उसके सामने पेश किया और उससे कहते हैं कि क्या ये स्क्रॉल तुम निंग्याओ तक पहुंचा सकती हो? इसके लिए तुम्हें सोड वॉल पर जाना पड़ेगा। ये स्क्रॉल निंग्याओ तक पहुंचाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल इसमें किसी की दिल की बात है और मैं इसे उस लड़की तक पहुंचाना चाहता हूँ। अब निंग्याओ इस पर क्या जवाब देगी ये तो मैं भी नहीं बता सकता। वैसे तो मैं सारी मिस्ट्रीज को समझ जाता हूँ, लेकिन दिलों के मामले मेरे पल्ले नहीं पड़ते। जो सुनते साथ ही साई जिनशी की हंसी छूट गई। तो सेंट जीशंग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें हंसी क्यों आ रही, लेकिन मैं दिल के मामले में हुई बेवकूफ तो क्या ही कर सकते हैं। जिस पर साई जिनशी कहने लगे कि दिलों की बातें इतनी भी मुश्किल नहीं होती। अगर किसी के दिल में हमारे लिए एक छोटी सी चिंगारी जितनी भी फीलिंग्स हो तो चिंगारी फ्लेम्स में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। और अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। साई जिनशी निंग्याओ को बता रही थी कि मैं जानती हूँ सेंट जीशंग ने मेरी जान क्यों बचाई। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि चेनपिंग पर कर्मा का बोझ पड़े, तो सिर्फ चेनपिंग के खातिर उन्होंने इस दुनिया के रूल्स को ही ब्रेक कर दिया। सेंट जीशंग चेनपिंग के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। खैर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चेनपिंग पर कभी कोई हमला नहीं करूंगी। चेनपिंग ने मेरे साथ जो किया मैं उसे डिजर्व करती थी। मैं तो तुमसे मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि सेंट जीशंग ने मुझे यहाँ भेजा था। वो चाहते थे कि ये स्क्रॉल मैं तुम तक डिलीवर कर दूं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेनपिंग को देख पाते हैं जो कि उसके फादर के ब्रेक हुए पोर्सिलेन को चेक कर रहा था। वहीं पर शाओटोंग अपनी गॉलस्टोन को चाट रहा था। उसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, वो तो बस इसी मौके की तलाश में है कि कब वो इस गॉलस्टोन को कंज्यूम करेगा।
और उतने में फायर पाइथन चेनपिंग के पास पहुंच गई। वो उससे पूछती कि मास्टर आप ठीक तो हो ना? तो चेनपिंग उसे बताने लगा कि देखो ये मेरे फादर के लाइफ बाउंड पोर्सिलेन के टुकड़े हैं। उन्होंने खुद होकर इस पोर्सिलेन को ब्रेक किया था और इसके बाद ही मेरी मदर काफी ज्यादा बीमार होकर उनकी डेथ हो गई। उतने में शाओटोंग फायर पाइथन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो चाहता था कि चेनपिंग को थोड़ी सी प्राइवेसी मिले, मगर उन दोनों के वहाँ से जाते साथ ही वो सोड एम्ब्रियो दोबारा से चेनपिंग को तकलीफ पहुँचाने लगा। चेनपिंग उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम मुझे एक लूजर समझते हो, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम मुझसे आजाद नहीं हो सकते। और अब यहाँ पर हमें चेनपिंग की कुछ बचपन की यादें दिखाई गई। वेल आज के दिन चेनपिंग के फादर की मौत की खबर उसकी माँ को दी गई थी और इसी खबर ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। इधर चेनपिंग उस सोड एम्ब्रियो की वजह से बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ निंग्याओ ने भी सेंट जीशांग ने भेजे हुए स्क्रॉल को ओपन कर लिया था। वेल इस स्क्रॉल में चेनपिंग के बचपन की सारी बातें कैद थी। वो अपने फादर को बताने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि आपके एब्सेंस में मदर का ख्याल रख सकूं। लेकिन चेनपिंग के मदर की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। उसके पास तो इलाज के भी पैसे नहीं थे। तो छोटू सी चेनपिंग ने अपने खिलौने बेचकर अपने मदर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्मॉल टाउन के लोग इतने रहमदिल नहीं थे जो चेनपिंग की मदद कर सके, जिसके चलते चेनपिंग ने अपनी मदर को खो दिया। उसके फादर तो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके थे और अब माँ का हाथ भी उसके सिर से उठ गया है। अब वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला था। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तब उसने बर्फ खाकर अपना पेट भरा। वो चाहता था कि वो भी अपनी जान देकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाए, लेकिन चेनपिंग की मदर ने मरने से पहला उससे वादा लिया था कि चाहे सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, चेनपिंग कभी हार नहीं मान सकता, उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना होगा। और तभी उसके दोस्त लिन शियांग ने चेनपिंग की मदद की। उसने चेनपिंग को ड्रैगन फर्नेस में काम दिलाया, मगर वहाँ भी चेनपिंग को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। लेकिन हमारी किस्मत की एक खास बात है, वो हमेशा ही हमारे साथ अनफेयर नहीं रह सकती, और वही चेनपिंग के भी साथ हुआ। स्मॉल टाउन के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चेनपिंग को खाना खिलाया, मगर ये तो बस शुरुआत थी। चेनपिंग की आगे की जर्नी और भी ज्यादा मुश्किल थी। इन्हीं सारी यादों को देखकर निंग्याओ की आंखों में आंसू आ गए। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने चेनपिंग के दिल को काफी करीब से महसूस किया। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें चेनपिंग के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वो सोड एम्ब्रियो एक बड़े से वेपन में तब्दील हो चुकी है। उसने तो चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर चेनपिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। इसी दरमियान चेनपिंग को मास्टर यांग ने कही हुई बातें याद आती है। उन्होंने बताया था कि 100 सालों पहले तुम्हारी चेन फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर फिर वो अचानक से ही डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इसलिए तुम ये बात कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम एक दिन पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। साथ ही उसे सेंट वेईशांग की कही हुई बातें भी याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है, तो कभी भी उसे अपने हाथ से जाने मत देना। तो अब चेनपिंग अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को कैप्चर करने की कोशिश करने लगा। उसने यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए वहाँ पर पूरा मकड़ी जैसा जाल बिछा दिया, और अब यहाँ पर वो सोड एम्ब्रियो को अपने करीब आने तक का इंतजार करने लगा। वो सोड एम्ब्रियो भी उसे मारने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थी। उसने तो सीधे जाकर चेनपिंग पर हमला कर दिया, मगर चेनपिंग उसमें से बाल बाल बच गया था, क्योंकि चेनपिंग ने जो जाल बिछा के रखा था उसने उस सोड एम्ब्रियो को कैप्चर कर लिया। वेल यहाँ पर वो वेपन खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर चेनपिंग भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो भी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सारी स्ट्रगल देखकर उसका यंग फॉर्म उससे कहने लगा कि तुम इसे जाने क्यों नहीं देते, ये तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती। मगर चेनपिंग अभी भी उसे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि सेंट वेईशांग का दिया हुआ तोहफा है, इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा, मैं इसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। इस सोड एम्ब्रियो को लगता है कि मैं एक लूजर हूँ, तो आज मैं इसके सामने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाऊंगा। ये सोड एम्ब्रियो मेरी है, चाहे फिर मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। तो उसका यंग फॉर्म कहता है ठीक है फिर, लेकिन कोशिश करो कि खुद को नुकसान ना पहुँचाओ। वहीं पर चेनपिंग ने वाटर के फ्लो का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को काफी अच्छे से जकड़ा हुआ था, मगर फाइनली वो सोड एम्ब्रियो जैसे तैसे खुद को आजाद करते हुए वहाँ से भागने लगी। तो चेनपिंग भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसने वाटर के फ्लो से जो स्ट्रिंग बनाई थी अभी भी वो आर्टिफैक्ट उसी में कैद है, तो चेनपिंग उसी फ्लो के जरिए उस आर्टिफैक्ट को अपनी तरफ खींचने लगा। वेल यहाँ पर हमें इन दोनों में काफी ज्यादा स्ट्रगल दिखाई जाती है। सोड एम्ब्रियो उसके साथ रहना नहीं चाहता था, और वहीं पर चेनपिंग उसे
छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चेनपिंग उससे कह रहा था कि तुम चाहे इस दुनिया के आखिरी छोर तक ही भाग क्यों ना जाओ, मैं वहाँ से भी तुम्हें घसीटते हुए वापस लाऊंगा। मैं ही तुम्हारा मास्टर बनने वाला हूँ और तुम हमेशा मुझे ही सर्व करोगी। मगर इसी वक्त उस आर्टिफैक्ट ने यू टर्न लेते हुए चेनपिंग पर हमला करने की कोशिश की, मगर चेनपिंग फटाफट से उससे डॉज करते हुए तुरंत ही उस वेपन को जकड़ लेता है, जिसके बाद चेनपिंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर चैनल करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, ऐसी खतरनाक एनर्जी जिसे साओजुन ने भी महसूस कर लिया था। ऐसी ही पावरफुल एनर्जी उस स्क्रॉल से भी रिलीज हो रही थी जो कि निंग्याओ के सामने है। वेल, इस खूबसूरत नजारे को देखकर ही निंग्याओ के चेहरे पर स्माइल आ गई और तभी मास्टर जीशोंग की सोल उसके सामने अपीयर हो जाती है। वो कहते हैं, मिस निंग्याओ, मेरे पास एक काफी अनयूजुअल रिक्वेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर थोड़ी सी तवज्जो दो। चेनपिंग जैसा बंदा हमेशा इस दुनिया के साथ रहमदिली से पेश आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम चेनपिंग के साथ रहमदिली से पेश आओ। चेनपिंग जैसा प्योर हार्टेड बंदा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, तो बस मेरे खातिर चेनपिंग को एक मौका दो, उसे समझने की कोशिश करो। अगर इतना करने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में चेनपिंग के लिए कोई फीलिंग्स ना हो तो कोई बात नहीं, तुम बस उसे प्यार से समझा देना ताकि मेरे छोटे भाई को ज्यादा तकलीफ ना हो। वैसे तो वो कभी भी क्लियरली तुम्हारे सामने अपने दिल के राज नहीं खोलेगा, क्योंकि दिलों के मामले में वो भी मेरे जैसा ही बेवकूफ है। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम हमेशा मेरे चेनपिंग के साथ रहो। और इतना कहते साथ ही सेंट जीशंग वहाँ से गायब हो गए। वेल, सेंट जीशंग खुद होकर चेनपिंग का रिश्ता लेकर निंग्याओ के पास गए थे, तो इसी से समझ आ जाता है कि वो चेनपिंग की कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। साथ ही निंग्याओ चेनपिंग को देख वहाँ से रवाना हो गई। उसके दिल में तो ऑलरेडी चेनपिंग को लेकर फीलिंग्स है, लेकिन उसने ये बात कभी भी किसी और के सामने जाहिर नहीं की थी। वहीं पर निंग्याओ की सोर्ड ने उस स्क्रॉल का आखिरी पन्ना ओपन किया और उसे देखते साथ ही वो सोर्ड काफी ज्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बंदे का फॉर्म था। मास्टर वेईशांग ने गिफ्ट किया था। वो एम्ब्रियो चेनपिंग को अपना मास्टर बनाना नहीं चाहता था। उसने तो चेनपिंग पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर चेनपिंग भी हार नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मेरे ही साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉर्ड जीशी और एंसेस्टर साओजी की मुलाकात दिखाई गई। ये दोनों भी स्मॉल टाउन को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि इन्हें पता चला कि चिन फैमिली की ग्रेव पर एक बहुत ही रेयर दरख्त ग्रो किया, जिसका इशारा था कि अब इस दुनिया में एक और सोर्ड सेंट इमर्ज होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर सोर्ड एम्ब्रियो एक सोर्ड में बदल चुका है और चेनपिंग अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तलवार माइंड स्पेस में मौजूद हर एक स्ट्रक्चर पर अटैक करने लगी। सो गाइस, यहाँ पर जितने भी गेट्स दिखाए गए हैं वो चेनपिंग की बॉडी पार्ट से कनेक्टेड थे। इन पर अटैक करना यानी कि चेनपिंग को घायल करने के बराबर था। तो जैसे जैसे उस सोर्ड ने चेनपिंग के गेट्स को डैमेज किया, चेनपिंग उतना ही ज्यादा घायल हो गया। अब चेनपिंग की ऐसी हालत देखकर फायर पाइथन शाओटोंग पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि थोड़ी देर पहले मैं मास्टर की मदद करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। अब अगर मेरे मास्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सीधा खत्म कर दूंगी। जिस पर शाओटोंग कह रहा था, लड़की तू वाकई एक नंबर की बेवकूफ है। दरअसल मैंने तुझे इसलिए रोका था क्योंकि मास्टर जिस सोर्ड ची पावर के साथ फाइट कर रहे हैं वो तुझे भी नहीं बख्शती। वो तुझे अपनी दुश्मन मानकर तेरा काम तमाम कर देती, और वैसे तेरे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी वजह से हमारे मास्टर की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाती। इतना ही नहीं, मास्टर उस सोर्ड के हाथों मारे भी जा सकते थे, लेकिन फायर पाइथन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि तू तो हमारे मास्टर को मारना चाहता है ताकि उनकी सारी गोल्ड स्टोन पर कब्जा कर सके। वो रोती हुई बताती है कि मास्टर ने हम दोनों को काफी अच्छे से ट्रीट किया, अगर तुम उनका साथ देती तो अभी मास्टर की ऐसी हालत ना होती। दरअसल शाओटोंग भी चेनपिंग के साथ इमोशनली अटैच हो चुका था। वो भी नहीं चाहता था कि उसके मास्टर पर कोई आँच आए, मगर वो चेनपिंग की कल्टीवेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सब इन दोनों के झगड़े होते साथ ही इनकी बोलचाल बंद हो गई। अब शाओटोंग बाहर आकर बाम्बू पर चलते हुए कहने लगा कि मार्शल वर्ल्ड में रहने के लिए तुम्हारे पास एक रुतबा, एक ऑनर होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा ड्रैगन भी नहीं तो फिर ये मार्शल वर्ल्ड तुम्हें अपने पाँव के नीचे कुचल देगा। तभी फायर पाइथन उसे बताने लगी कि देखो मास्टर पूरी तरह से ठीक है, उनकी ब्रीदिंग स्टेबल होकर वो आराम कर रहे हैं, तो अब बताओ हमने आगे क्या करना चाहिए। वेल, शाओटोंग इसका कोई जवाब दे पाई इससे पहले
तभी उसके सिर पर एक झापड़ लग गई, जिससे शाओटोंग सीधा उन बाम्बू पर पटक चुका था। वेल यहाँ पर बेचारे शाओटोंग के एकदम नाजुक हिस्से पर चोट लगी थी। दरअसल माउंटेन गॉड वेबो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उससे कहते हैं, मेरे प्यारे नन्हे से आस्तीन के सांप, तूने अपनी मास्टर की कमजोरी का फायदा उठाकर भी उसे खत्म नहीं किया। इस बात से मुझे काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा। तो शाओटोंग भी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि काश उस रात में तेरे माँ के पास नहीं जाता। सच बताओ तो उस रात को मैं काफी ज्यादा कोस रहा। उसकी बातें सुनकर वेइबो की भी हंसी छूट गई। वो कहते तो काफी ज्यादा नॉटी है। जिसके बाद वो चेनपिंग की बॉडी को चेक कर फायर पाइथन को बताने लगे कि तुम्हें अपने मास्टर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी ब्रीदिंग अब नॉर्मल है। मैं तो बस उस तलवारबाज साओजुन को लेकर परेशान हूँ। वो इस मसले को जाने देगा या फिर चेनपिंग से बदला लेगा, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अब सीन शिफ्ट होकर हम साओजुन और उसकी फॉक्स को देख पाते हैं। साओजुन कह रहा था कि इस दुनिया में अब काफी सारे बदलाव होने वाले हैं, इसलिए अब खामोश रहकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन सच बताओ तो मैं उस चेनपिंग को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। उसका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने अभी तक सोड एम्ब्रियो के सामने हार नहीं मानी। जिस पर फॉक्स डीमन कहती है कि हाँ, उस बंदे का माइंड काफी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सोड एम्ब्रियो को कंट्रोल करने के लिए इतना काफी नहीं होने वाला। अब देखना तो ये है कि चेनपिंग उस सोड एम्ब्रियो का मास्टर कैसे बनता। वैसे चेन फैमिली के एंसेस्टर की ग्रेव पर एक बहुत ही स्पेशल दरख्त उगा है। इसे एक ऑस्पिशियस साइन माना जाता, यानी कि एक सोड सेंट का जन्म होगा। तो मैं इसी बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि सोड सेंट कौन होगा। कहीं वो चेनपिंग तो नहीं है। वैसे चेनपिंग का इमॉर्टैलिटी ब्रिज भी ऑलरेडी ब्रोकन है, लेकिन फिर भी वो बंदा यहाँ तक सरवाइव कर पाया। तो साओजुन, तुमने भी चेनपिंग से कुछ सीखना चाहिए। जिस पर साओजुन कह रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे दुम दबाकर रहना नहीं आता। अब ये सुनते साथ ही वो फॉक्स सीधे उसके सिर पर सवार हो गई। वो उससे कहने लगी कि तुम मुझे बेवजह के ताने मारना बंद करो। तभी साओजुन उससे कहने लगा कि मैंने सुना था तुम्हारी एक छोटी सिस्टर भी है, जिसका नाम है किंगियान। वो भी फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर्स में से एक है, और ऐसा कहा जा रहा कि वो जल्दी अपनी 9वीं टेल्स को भी ग्रो कर लेगी। मेरे एंसेस्टर साउजी तो कई सालों से उस फॉक्स के पीछे पड़े हैं। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारी वो सिस्टर किंगियान वाकई इतनी ज्यादा खूबसूरत है? जिस पर फॉक्स डीमन बताने लगी कि उससे खूबसूरत तो मेरी पूंछ है। पता नहीं तुम्हारा ऑथर के एंसेस्टर किंगियान के पीछे इतना दीवाना कैसे बन गया। मैं सच बता रही, खूबसूरती के नाम पर किंगियान के पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसकी इतनी ज्यादा तारीफें करते हैं। तभी साओजुन उससे कहता है कि मैंने सुना था किंगियान कई सालों से डीमन लॉर्ड बाइजे के साथ है। मेरे ख्याल से वो डीमन लॉर्ड बाइजे की कॉन्क्यूबाइन बनना चाहती है। जो सुनते साथ ही वो फॉक्स जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती है कि कहा डीमन लॉर्ड बाइजे और कहा किंगियान, उन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं। डीमन लॉर्ड बाइजे एक जीनियस है। उन्होंने ह्यूमन रेस के सेंट को माउंटेन एटलस ढूंढने में मदद की थी। साथ ही उन्होंने इस दुनिया में मौजूद ग्रेट डीमंस के नाम भी सेजेस को बता दिए थे। तो उन ग्रेट डीमंस को मारने के बाद ही तुम्हारे सेजेस इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग बन गए। मगर फिर भी ह्यूमन रेस के सेजेस ने हमारे डीमन लॉर्ड बाइजे को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। हमारे डीमन लॉर्ड बाइजे के साथ काफी ज्यादा अनफेयर हुआ, और उतने में वहाँ पर एंसेस्टर साओजी की एंट्री हो गई। उसने आते साथ ही फॉक्स डीमन पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया। वो उससे कह रहे थे कि अगर तुझे मरने की इतनी ज्यादा ख्वाहिश है तो सीधे जाकर मास्टर वन की फर्नेस में कूद जाओ, लेकिन अपने साथ मेरे साओ क्लैन को घसीटने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर खुलेआम हमारे ह्यूमन रेस के सेजेस को बदनाम कर रही। भले ही सेजेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेजेस के जो फॉलोअर्स है वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी साओजुन अपने एंसेस्टर से कहने लगा कि अब बस बहुत हो गया, आप मेरी फॉक्स को घायल नहीं कर सकते। ये मत भूलो कि आप भी इसी की वजह से पावरफुल बने हो। तभी एंसेस्टर साओजी उससे कहने लगा कि जाओ जाकर उस चेनपिंग नाम के बंदे को इन्वेस्टिगेट करो। मुझे पता चला है कि अब चेनपिंग की किस्मत पलटने वाली है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम फायर पाइथन को देख पाते हैं, जो कि चेनपिंग के लिए वाइन को ब्रू कर रही थी। और उतने में उन्होंने देखा कि चेनपिंग बैम्बू पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा है। जो देख शाओटोंग कह रहा था कि कहीं हमारा मास्टर पगला तो नहीं गया ना, पता नहीं वो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। दरअसल चेनपिंग अपने माइंड स्पेस में उसी सोड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम एक ड्रैगन को भी इमर्ज होता हुआ देख पाते हैं, जो कि इस काम में चेनपिंग को हेल्प कर रहा है। मगर वो सोड इतनी ज्यादा फुर्तीली थी कि इन दोनों के हाथ नहीं लगती। यहाँ पर चेनपिंग के ड्रैगन और उस सोड में कई सारे क्लैशेस हो रहे थे। चेनपिंग भी इतना तो समझ गया कि ये तलवार काफी ज्यादा जिद्दी है, तो उससे कहता है कि क्यों ना फिलहाल के लिए हम इस फाइट को रोक दे। दरअसल मुझे मेरे पेरेंट्स की ग्रेव को विजिट करने जाना है। मैं वहाँ से वापस आते साथ ही तुम मुझे अपनी सारी डिवाइन पावर शो करना। जो सुनते साथ ही वो सोड अपनी जगह पर फटाफट से
रुक जाती है। साथ ही साथ उसने चेनपिंग को काफी पीछे ढकेल दिया था। अब जैसे इनका युद्ध विराम हुआ, चेनपिंग सीधे उस बैम्बू से नीचे गिरने लगा, लेकिन फायर पाइथन और शाओटोंग फटाफट से उसे संभाल लेते हैं। वो दोनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। तो चेनपिंग उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। साथ ही उन दोनों से पूछने लगा कि क्या हमने हमारे बैम्बू हाउस पर कपलेट्स लगानी चाहिए। गाइस, कपलेट्स यानी कि कविताएं जो कि घर में बरकत लाती है। जिस पर शाओटोंग कह रहा था ना, कपलेट्स तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे, ग्रीन कलर पर रेड कलर, ना बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे गोल्ड स्टोन दे दो तो मैं इन कपलेट्स को भी झेल लूंगा। फिर तो आप पूरे घर पर कविताएं चिपकाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होने वाला। जो सुनते साथ ही चेनपिंग ने उस पर एक पत्थर हिट कर दिया। वो कह रहा था तुम्हारे सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम शुई को देख पाते जो कि कुछ बंदों के हाथों स्टैचूज बनवा रही थी। वो लोग आपस में बात करने लगे कि मिस शुई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसा भी कहा जाता कि चेनपिंग नाम के बंदे का इसे सपोर्ट है, और ऐसा भी कहा जा रहा कि फिलहाल चेनपिंग स्मॉल टाउन का सबसे रईस बंदा है। उसने तो टोटल 5 माउंटेन्स खरीद लिए। वही दूसरी तरफ चेनपिंग अपनी मदर की ग्रेव के सामने पहुंच गया। वहाँ पर इंसेंस स्टिक जलाते हुए अपने मदर से कहने लगा कि आज मैं फादर के लिए वाइन लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे फादर ने कभी ड्रिंक नहीं किया, लेकिन उन्हें एक बार इस वाइन को ट्राई करने दीजिए। अरे अगर उन्हें ये वाइन सूट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप मुझे सपने में आकर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम फादर के लिए वाइन नहीं लेके आऊंगा। जिसके बाद वो अपनी मदर के सामने सिर झुकाने के बाद सीधे टाउन में पहुंच गया। आज तो स्मॉल टाउन में काफी ज्यादा चहल पहल है, सभी लोग नए साल की तैयारियां कर रहे थे। अरे अब जैसे स्मॉल टाउन के लोगों ने चेनपिंग को देखा, वो तुरंत ही आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि देखो यही है वो चेनपिंग जिसने 5 माउंटेन्स को खरीद लिया। ये बंदा वाकई काफी ज्यादा पैसे वाला है। और उतने में ही चेनपिंग को तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि उसके माइंड स्पेस में मौजूद सोड ने उस पर हमले करना स्टार्ट कर दिए थे। वेल यहाँ पर चेनपिंग को ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी, मगर फिर भी वो सोड के हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। और उसी वक्त उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है, जिसे देखते साथ ही चेनपिंग एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे इस पल में बाओपिंग की याद आई थी। वहीं पर हम बाओपिंग के बड़े भाई शीशांग को भी देख पाते, जो कि दूर से ही चेनपिंग पर नजर रखे हुए था। वेल ये बंदा भी चेनपिंग को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद है। उसे पता है कि चेनपिंग पर कभी भी अटैक हो सकता। इधर चेनपिंग को सेंट जीशोंग की कही हुई बातें याद आने लगी। साथ ही साथ उसे अपने पुराने दोस्तों के विजन्स भी नजर आ रहे थे। सेंट जीशोंग ने उसे बताया था कि जब तुम्हें इस दुनिया का एक्सपीरियंस होगा और जब तुम इसे समझना शुरू करोगे, तब तुम्हें इस दुनिया में काफी ज्यादा तन्हाई महसूस होगी। तुम्हारे अपने ही दोस्तों से तुम्हें दूर होना पड़ेगा। फिर ऐसा भी एक पल आएगा जब तुम खुद को काफी ज्यादा कमजोर समझोगे। दरअसल वो फीलिंग होगी अकेलेपन की। वेल यहाँ पर चेनपिंग सेंट जीशोंग को भी देख पा रहा था, जो कि खामोशी से उसके पास से गुजर गए। सेंट जीशोंग ने उसे बताया था कि दुख ही एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। चाहे तुम अपने दिल को टूटने के बाद किसी के सामने कितना ही क्यों ना रो लो, लेकिन वो बंदा कभी भी तुम्हारे गम को समझ नहीं सकता। सिर्फ एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम इंसानों को अकेले ही फेस करना पड़ता। और अगर बात खुशियों की जाए तो वो पलक झपकते ही तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। अगर खुशियाँ मेहमान है तो गम हमारा परिवार है, जो हमेशा हमारे साथ रहता। जिंदगी का दूसरा नाम है अलविदा कहना। तुम्हारी लाइफ में ऐसे न जाने कितने ही सारे मोड़ आएंगे जहाँ पर तुम्हें अपनों को अलविदा कहना पड़ेगा। उस वक्त तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तो उस वक्त तुमने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे दिल में जेलसी, रिजेंटमेंट और डाउट आएगा। साथ ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहिए। इसलिए अपनी सारी फीलिंग्स को बहने दो। अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आए तो उन्हें मत रोकना। वेल यहाँ पर चेनपिंग काफी ज्यादा मायूस था और उसकी ये हालत देखकर शीशांग को भी बुरा लग रहा था, मगर वो इसमें चेनपिंग की कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुख एक ऐसी चीज है जिसे हमें अकेले ही फेस करना पड़ता। इधर चेनपिंग मार्केट से सीधे अपने घर के पास पहुंच गया था, मगर तभी दोबारा से उसे तकलीफ होने लगी। वो सोड से गुस्से में कहने लगा कि शायद तूने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। और इतना कहते साथ ही चेनपिंग ने वहीं पर उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। यहाँ पर उस सोड पर पंचेस हिट करते हुए कहने लगा कि चल देखता हूँ तुझमें कितना दम है। चेनपिंग के पंचेस काफी तेजी के साथ उस सोड पर हिट हो रहे थे, मगर इसका असर चेनपिंग पर भी होने लगा। और अब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए वो अपने घर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर टाउन के कई सारे लोग उसके घर के सामने उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर जैसे उन्हें चेनपिंग नजर आया, वो फटाफट से उससे बात करने पहुंच जाते हैं। वेल सभी लोग चेनपिंग के साथ जान पहचान बढ़ाने की फिराक में है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चेनपिंग के पास ढेर सारा पैसा है। ये वही लोग थे जिन्होंने
आज तक चेनपिंग के साथ कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की, मगर आज उसे इमॉर्टल चेनपिंग कह के पुकार रहे थे। लेकिन उतने में उस सोड की वजह से चेनपिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, तो फटाफट से अपने घर में जाकर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। और उसी वक्त माउंटेन गॉड वेइबो वहाँ पर पहुँच गया। वो चेनपिंग से कह रहा था कि तुम्हारी ये सफरिंग जाया नहीं जाएगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी तीसरी रल्म के काफी करीब पहुँच चुके हो। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि उस रल्म तक पहुँचने में मुझे 4-5 सालों का वक्त लगेगा। तो वेइबो से बता रहे थे कि कल्टीवेशन तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई एक ही रात में मास्टर बन जाता, तो कोई जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी एक लूजर रह जाता। उतने में ही चेनपिंग ने उनके सामने पैसों का पाउच ऑफर किया। वो कह रहा था कि नए साल पर ब्लैक पाइथन के लिए मेरी तरफ से तोहफा है, तो प्लीज आप इसे उस तक पहुंचा देना। तो वेइबो उस पाउच को उठाते हुए कहने लगे कि मैं इसे ब्लैक पाइथन तक पहुंचा दूंगा। साथ ही वेइबो यहाँ पर चेनपिंग को बताने लगे कि तुम पूरे टाउन की नजरों में आ चुके हो। इनफैक्ट यहाँ के लालची लोगों के लिए तुम नए साल की सबसे बेहतरीन डिश बन गए, जिसे वो फटाफट से चट करना चाहते। तो चेनपिंग कह रहा था हाँ, मैं भी उनके इरादों को जान चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने 5 माउंटेन ओपन करने से इन लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो गई। क्या वाकई माउंटेन्स ओपन करने में इतना सारा खर्चा लगता? जिस पर वेइबो बता रही थी कि ये सारा तो कैलकुलेशंस का खेल है, तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारा गोल्ड और सिल्वर कैसे स्पेंड हो रहा। अगर कैलकुलेशंस की बात की जाए तो सच बता रहा हूँ, ये कल्टीवेशन से भी ज्यादा मुश्किल है। जो सुनते साथ ही शाओटंग वेइबो से कहने लगा कि जरा बताओगी तुम कौन सी राउंड पर हो? तुम तो बेवजह मेरे मास्टर के सामने स्टाइल मार रहे। जो सुनते साथ ही वेइबो ने मजे मजे में दोबारा से उसे नीचे पटक दिया, और इस बार भी शाओटंग को उसी जगह पर चोट लगी जहाँ पर वेइबो ने पहले भी उसे घायल किया था। और उतने में चेनपिंग ने वेइबो से सवाल पूछा कि सीनियर, क्या अब आप एक माउंटेन गॉड हो? जिस पर वेइबो कहते चेनपिंग, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझसे सवाल पूछोगे। तभी शाओटंग जैसे तैसे चलते हुए कहने लगा कि अगर ये माउंटेन गॉड है तो क्या हुआ, मेरा भी बड़ा भाई वाटर गॉड है जो ग्रेट रिवर पर राज करता। और उतने में ही वेइबो ने बड़े ही शान के साथ ये ऐलान किया कि अब मैं पियून माउंटेन का माउंटेन गॉड बन चुका हूँ। आने वाले वक्त में मेरा पियून माउंटेन ग्रेट डैली डायनेस्टी का सबसे स्पेशल माउंटेन बनेगा। तो चलो बच्चों, अब मेरे माउंटेन की सवारी करने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को ब्लैक पाइथन पर ले जाकर पटक देते हैं। और अब ये लोग पियून माउंटेन को एक्सप्लोर करने लगे। माउंटेन गॉड बताते हैं कि रोड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेंढकों का इस्तेमाल किया था, ऐसे मेंढक जो जमीन को चीरकर माउंटेन को शेप दे सकते हैं। साथ ही मैंने रिवर स्वैलोइंग टोड का भी इस्तेमाल किया। ये मेंढक पूरी की पूरी नदी को अपने मुंह में समा सकते हैं, तो उनकी मदद से पियून माउंटेन में रिवर को फॉर्म किया गया। उसके बाद मैंने मोहिस क्लैन के इनियांग स्कूल के स्पेल कास्टर को यहाँ पर बुला लिया था। उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों को कैरी किया और वही दूसरे डिसाइपल्स ने यहाँ पर मैकेनिज्म बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाविस टैलिस्मैन कल्टीवेटर्स को भी इनवाइट किया था, जिन्होंने स्पेल कास्ट करते हुए पूरे पियून माउंटेन के आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली। आगे चलकर यहाँ पर फेरी क्रॉसिंग भी बनाई जाएगी, यानी कि हमारे पियून माउंटेन पर बोट्स भी आ जा सकती हैं। यानी कि कुछ कल्टीवेटर्स यहाँ पर फ्लाई करके आएंगे और कुछ बोट के जरिए। सो इस तरह से माउंटेन गॉड वेइबो ने यहाँ पर एक फाउंडिंग सेक्ट को एस्टेब्लिश किया था, और वो भी बिना ज्यादा पैसा खर्च करे। चेनपिंग तो वेइबो की इस प्लानिंग को देखकर ही काफी ज्यादा अमेज हो गया। जिसके बाद वेइबो चेनपिंग को लेकर एंटिक शॉप में पहुंच गए। वो उसे बताते हैं कि शुरुआत में यहाँ पर फ्री कल्टीवेटर्स आकर अपनी चीजों को खरीदा और बेचा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर पैसे वाले कल्टीवेटर्स भी आना शुरू हो गए, जिसके चलते ये हॉल भी प्रॉस्परस हो गया। यहाँ बिकने वाला हर एक वास काफी स्पेशल राइटिंग को इनग्रेव करके बनाया गया है। साथ ही वहाँ पर पेंटेड फोल्डिंग स्क्रीन्स भी लगाई गई, जिसमें 12 खूबसूरत लड़कियों की पेंटिंग्स थी। वेइबो बताते हैं कि इस पेंटिंग को एक सेक्रेड मास्टर ने अपने हाथों से बनाया था। लड़कियों को देखते साथ ही शाओटंग के मुंह में तो पानी आ गया। वो कहता है वाह इतनी खूबसूरत लड़कियां, मगर वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले चेनपिंग उसे वहाँ से दूर ले जाने लगा। अच्छा हुआ ये पेंटिंग ग्रैंडपा डेफ ने नहीं बनाई थी, वरना बेवजह शाओटंग के मजे हो जाते। जिसके बाद वेइबो इन्हें लेकर स्पिरिचुअल फील्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ची रिफाइनर्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके माउंटेन एंड रिवर्स को प्रिजर्व करते थे। ये सब देखकर ही चेनपिंग तो शॉक हो गया। इतना ही नहीं, वो इन्हें माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी दिखा देते
देते हैं, जिसे कि कन्फ्यूशियन सेजेस के लैंडस्केप पेंटिंग से बनाया गया है। काफी मेहनत के बाद वो लोग इस फॉर्मेशन को डिजाइन कर पाए थे। ये फॉर्मेशन किसी भी इवल पावर को माउंटेन पर आने से ब्लॉक करेगा। और अब ये लोग वापस से चेनपिंग की लुपियान माउंटेन पर पहुंच गए। सो बेसिकली चेनपिंग और वेइबो काफी क्लोज नेबर्स बन चुके थे। इतना ही नहीं, वेइबो ने अपने माउंटेन को इतने अच्छे से डिजाइन किया था कि शाओटोंग भी उन्हें रिस्पेक्ट देने लगा। जिसके बाद वेइबो चेनपिंग को बताने लगे कि सोड एम्ब्रियो के साथ तुम्हारे जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते। एक सोड कल्टीवेटर के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती। एक तो है सोड की प्रैक्टिस करना और दूसरा है सोड को रिफाइन करना। सोड प्रैक्टिस यानी कि सोड स्किल और सोड आर्ट को बेहतर बनाना, और रिफाइनिंग का मतलब होता है अपनी ही सोड को नेटल मैजिक वेपन में बदल देना। अगर तुम्हारे सोड एम्ब्रियो की बात की जाए तो तलवार रिफाइन होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और मैं जानता हूँ तुम उसे रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपने पियून माउंटेन पर इसलिए लेके गया था ताकि तुम्हें एक बात समझ आ जाए, दुनिया की हर एक चीज हमारे हार्ट और हमारी विल पावर पर डिपेंड होती है। इस दुनिया में तुम जितनी खूबसूरत सीनरी को विटनेस करोगे, तुम्हारा इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का उतना ही ज्यादा मन होगा। और कल्टीवेशन का भी यही सीन है। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत ही टॉप सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इनका किसी के सामने जिक्र करो। और फिर उन्होंने चेनपिंग से एक सवाल पूछा कि क्या तुमने कभी इन्वर्टेड माउंटेन का जिक्र सुना है? इन्वर्टेड माउंटेन का नाम सुनते साथ ही शाओटोंग की नींद खुल गई। वेइबो बताते हैं कि इस इन्वर्टेड माउंटेन को डाओ एंसेस्टर के 3 डिसाइपल ने बनाया था, और इसे बनाने के लिए उन्होंने हेवन शेकिंग एक्ट का यूज किया था। और इसी वजह से इस माउंटेन को इस दुनिया पर लगाया गया सबसे लार्जेस्ट सील भी बोला जाता है। इस माउंटेन को बहुत ही स्पेशल डाओ पावर से ब्लेस किया है, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था हावरान वर्ल्ड और बारबेरिक वर्ल्ड के दरमियान, यानी कि एक तरह की बॉर्डर है। यही जगह हमारी दुनिया की सबसे पहली और डेंजरस बैरियर है, और इसी बैरियर को सबसे पहला और सबसे आखिरी भी माना जाता। जिस पर चेनपिंग कहता है कि सीनियर, अगर ये फर्स्ट बैरियर है तो फिर इसे आखिरी बैरियर क्यों कहा गया? तो वेइबो उसे बताने लगे कि जब भी डीमन रेस ने क्यास मचाया, तब हमारी दुनिया में जितने भी सोड कल्टीवेटर्स है वो सबके सब इन्वर्टेड माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। उनका काम है डीमंस को हमारी दुनिया में दाखिल होने से रोकना। दरअसल ये बॉर्डर एक सोड ग्रेट वॉल है, जहाँ जाकर कल्टीवेटर्स डीमन को स्ले करते हैं, और इससे वो अपनी सोड डाओ को टेम्पर कर सकते। अगर किसी कल्टीवेटर ने एक भी ग्रेट डीमन को स्ले किया तो वो अपनी कल्टीवेशन में एक राउंड से ब्रेक थ्रू करेगा। हो सकता है कि उस बंदे के पास फिर ऐसी एबिलिटी आ जाए कि वो सोडची ग्रेट वॉल पर अपना एक लेटर भी कार्व करे। अगर बात बारबेरियंस की दुनिया की जाए तो काफी ज्यादा भयानक है। वो डीमन स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ साथ कॉम्बैट में भी माहिर है। अगर उनकी नजरों से देखा जाए तो हमारा हावरान वर्ल्ड उनके लिए बस एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा है, जिसे वो कई सालों से डिवावर करना चाहते। तो बारबेरियंस के लोग अपने सर्वाइवल के लिए हमारे साथ फाइट करते हैं, और वहीं पर हावरान वर्ल्ड के लोग अपने घर को बचाने के लिए उनका मुकाबला करते। वहाँ मौजूद हर एक सोड कल्टीवेटर अपनी जान देकर भी उस ग्रेट वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। एक जमाने में वहाँ पर ऐसी भयानक बैटल हुई थी कि जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना भी इम्पॉसिबल है। उस वक्त टोटल 10 ग्रेट डीमन एक साथ मिलकर सोड ग्रेट वॉल के पास पहुँच गए थे। उन्हें इन्वर्टेड माउंटेन का एक इलाका चाहिए था, मगर वो इलाका छोटा नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट जितना वास्ट था। उन्होंने सोड कल्टीवेटर से कहा कि अगर वो इस जंग को रोकना चाहते हैं तो उस इलाके को हमारे हवाले किया जाए, यानी कि ये उनकी सीज फायर की कंडीशन थी। तो जाहिर सी बात है हम उस शर्त को नहीं मानेंगे, और इसी वजह से 13 वर्सेस 13 की बैटल शुरू हो गई। सोड कल्टीवेटर्स और डीमन रेस के दरमियान ये तय हुआ कि दोनों भी टीम अपने अपने 13 खिलाड़ियों को बैटल ग्राउंड में भेज देंगे। ये 13 लोग कुछ आम कल्टीवेटर्स नहीं बल्कि अपने रॉल्म के एक्सपर्ट थे। सो यहाँ पर 13 मुकाबले किए जाएंगे, और जो भी टीम टोटल 7 मुकाबले जीतेगी सोडची ग्रेट वॉल का कंट्रोल उसे दिया जाएगा। मगर इस बैटल की खास बात ये है कि इन 13 लोगों के अलावा कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हमारे लिए तो ये बैटल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर हमने इसे जीत लिया तो सोडची ग्रेट वॉल का पूरा कंट्रोल हमारी दुनिया के हाथ आ जाएगा। तो तुम बताओ चेनपिंग, क्या हमने इस मौके को हाथ से जाने देना चाहिए था? हरगिज नहीं। हमारे कल्टीवेटर्स बैटल ग्राउंड पर उतर गए। इन यंग स्कूल के एक एंसेस्टर ने भी इस बैटल का आउटकम देखने की कोशिश की। ऐसा करने से उनकी कल्टीवेशन डैमेज हो गई, लेकिन
लेकिन फिर भी वो इस बैटल का आउटकम नहीं देख पाए। तो इसी वजह से दोनों साइड्स ने अपने सबसे पावरफुल 3-3 बंदों को बैटल ग्राउंड में भेज दिया। उन 3 कल्टिवेटर्स ने अपनी जी जान लगाई। वहीं पर डीमंस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और पता है इसका अंजाम क्या हुआ? हमारे हावरान वर्ल्ड के सोड कल्टिवेटर्स ने 1 बाय 1 टोटल 6 मुकाबलों में जीत हासिल की। हम एक ऐसी पोजीशन पर आ चुके थे जहां पर एक ही मुकाबला हमारी जीत को कंफर्म कर देता। मगर इस 7वीं बैटल में हमारी हार हो गई। हमारी फीमेल सोड इमॉर्टल एक डीमन के हाथों डीमन बैटल फील्ड पर मारी गई। उसकी मौत से सभी लोग काफी ज्यादा मायूस थे। उसके बाद हमारी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ती गई। हमारी उसके बाद टोटल 5 मुकाबलों में हार हो गई। अब वहाँ पर 12वां मुकाबला होने वाला था। उस 12वीं बैटल के लिए एक बहुत ही पावरफुल सोड कल्टिवेटर मैदान पर उतर गया। ऐसा कहा जाता था कि इस बंदे ने आज तक किसी भी बैटल में हार नहीं मानी थी, मगर अफसोस वो इस बैटल में हार गया और ये उसकी जिंदगी की आखिरी बैटल साबित हुई, क्योंकि उसमें उसकी मौत हो चुकी थी। हमारा हावरान वर्ल्ड पूरी तरह से निराश हो गया। सबको यकीन हो चुका था कि अब सोडची ग्रेट वॉल हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमारा आखिरी सोड वॉरियर भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था और अब उसके ही कंधे पर 13वीं बैटल को जीतने की जिम्मेदारी थी। मगर उसका मुकाबला जिस डीमन वॉरियर के साथ होने वाला था, उसके पास बहुत ही भयानक किलिंग पावर थी। उसे पब्लिकली डीमन रेस का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर माना गया। ऐसा कहा जा रहा था कि उसके जितना पावरफुल डीमन वॉरियर 10,000 सालों में भी पैदा नहीं हुआ था। अभी सुनकर शॉटोंग कहता है कि ये तो चीटिंग हुई। अगर वो डीमन वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल था तो फिर उसे पहले मुकाबले में भेजना चाहिए था। तो वेबो बताने लगे कि दरअसल वो डीमन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की सेक्लूजन में फंसा हुआ था। जैसे उस सेक्लूजन से बाहर आया वो इस बैटल का हिस्सा बन गया और इसी वजह से उसे टॉप 3 डिमोनिक वॉरियर्स में शामिल नहीं किया गया। डीमन रेस ने जानबूझकर इस बात को सीक्रेट रखा ताकि वो उस ग्रेट डीमन का आखिरी बैटल में हुक्म के पत्ते जैसा इस्तेमाल कर पाए। वो कहते हैं कि उस ग्रेट डीमन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। हमारी दुनिया का भविष्य इसी बैटल पर टिका है। और फिर हमारे सोड इमॉर्टल ने उस डिमोनिक कल्टिवेटर का मुकाबला किया, जिसके बाद वेबो अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। और फिर वेबो इन तीनों को बताते हैं कि उस बैटल में आखिरकार जीत हमारी हुई। अब ये सुनकर ये तीनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेबो बताते हैं कि उस डिमोनिक कल्टिवेटर को हराने वाला महान योद्धा कहाँ से आया था किसी को नहीं पता। वो तो बस इसी बात के लिए फेमस है कि उसने आज तक सबसे ज्यादा डीमंस को मारा है। ग्रेट वॉल पर आज तक जितने भी डीमंस मारे गए उसमें से आधे से ज्यादा तो इस एक बंदे ने ही निपटा दिए थे। और फिर उसका नाम इस कल्टीवेशन की दुनिया में गूंजने लगा। वो कोई और नहीं, उसका नाम था आलियांग। सो गाइस, ये वही आलियांग है जिसने चेनपिंग को तलवारबाजी का इम्पोर्टेंस बताया था। सो वेबो की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के बाद चेनपिंग स्मॉल टाउन में वापस आ गया। यहाँ पर वो दरवाजे पर कपलेट्स को चिपका रहा था। शाओटोंग भी खुश होकर चेनपिंग से कहने लगा कि मास्टर, आप भी एक दिन ग्रेट वॉल पर जाकर आलियांग जैसे ग्रेट डीमंस का खात्मा करोगे। उस वक्त आप भी ग्रेट वॉल पर अपने कैरेक्टर्स को काफ करना। वेल, ये सारी बातें सुनकर चेनपिंग को आलियांग की याद आ गई। आलियांग ने बताया था कि मैं एक ऐसा वर्ड काफ करूंगा जिसे देखकर ही सभी लोग घुटने पर आ जाएं। दरअसल लियांग ने सोड वॉल पर फियर से लफ्ज लिखा था। साथ ही वो चेनपिंग से कहता है कि आगे चलकर तुम्हें सोड वॉल पर अपने कैरेक्टर्स को काफ करना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं यहाँ आकर तुम्हारी काफी तगड़ी धुलाई लगाऊंगा। सो गाइस, यहाँ पर माउंटेन गॉड वेबो ने चेनपिंग को आलियांग की कहानी इसलिए बताई ताकि चेनपिंग खुद को मोटिवेट कर सके। तो वो भी आलियांग को याद करते हुए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, मगर इस बार वो अपनी पंचेस की नहीं बल्कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस करेगा। यहाँ पर वो अपनी हर एक मूव को वुडन सोड के साथ फिनिश कर रहा था। तब तक सोड एम्ब्रियो भी उसका मुकाबला करने पहुँच गई। उस तलवार ने देखा कि चेनपिंग के माइंड स्पेस में एक नया गेट अपीयर हो चुका और वो गेट गोल्डन ऑरा को रिलीज कर रहा था। तभी चेनपिंग अपनी सोड को रेज करते हुए उस तलवार से कहने लगा कि मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मैं एक तलवारबाज हूँ और अब हमारा सौदा पक्का हुआ। और चेनपिंग के इसी कूल एटीट्यूड के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।